वेलकम टू डिकोडिंग टेक्स्ट बुक्स। आइए और आज अब इस थर्ड पार्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती हूँ। अभी तक आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स को देखा। अब हम लोग आगे आने वाली एक्टिविटी नंबर 1.7 एंड 1.8 में कुछ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। ये आपके सामने एक्टिविटी 1.7 है। 1.7 में हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना है। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को इसके कंपोनेंट में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तोड़ा जाएगा, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोलाइसिस है। लाइसिस का अर्थ हो गया ब्रेक डाउन और इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चूँकि इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जैसा कि आप जानते हैं दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, H2O, है ना। H और O दोनों इसमें प्रेजेंट हैं, और जब ये टूटता है तो ये H और O दोनों में अलग अलग सेपरेट हो जाता है। इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखिए। इसमें आपको एक प्लास्टिक मग लेना है। ये प्लास्टिक मग इसलिए इस रिएक्शन में क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं और बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो कंटेनर है ये नॉन कंडक्टर होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने इसको प्लास्टिक का रखा है। ये एक प्लास्टिक का मग है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर दो होल्स इसके बेस पर बनाई है। यहाँ ड्रिलिंग करके दो होल्स बनाए गए हैं जिनमें रबर स्टॉपर लगा दिया गया है। रबर स्टॉपर लगाकर इसको एयर टाइट, वाटर टाइट कर लेना है। अब इन दोनों रबर स्टॉपर में हम लोगों ने ग्रेफाइट के दो रॉड इसमें डाले हैं। ये जो दो ग्रेफाइट के रॉड हैं ये इलेक्ट्रोड्स का काम करते हैं। इलेक्ट्रोड्स, ये जो प्रोसेस है ना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है, तो इसमें इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इनमें दो इलेक्ट्रोड्स, जहाँ आप देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर के, ये दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर इन दोनों में लगाए गए हैं, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट रॉड के हो गए। और अब आगे देखिए, इन इलेक्ट्रोड्स को लगाने के बाद, फिट करने के बाद जो अगला सामान है वो हमें इस प्लास्टिक मग को वाटर से फिल करना है। हाफ से कम वाटर हम इसमें भर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर वाटर भरा गया है। वाटर इस सारे इलेक्ट्रोड्स वगैरह को कवर कर लेता है। पानी हमें कितना भरना है? पानी इतना होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड की जो हाइट है वो उसमें मर्ज कर जाए। अब हमें दो साफ़ सुथरे टेस्ट ट्यूब लेने हैं। उन दोनों टेस्ट ट्यूब को पानी से पूरी तरह से भर के इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डाल देना है। ये दोनों जो टेस्ट ट्यूब हैं ये भी पानी से भरे हुए होने चाहिए। उनको भरकर टेस्ट ट्यूब को हमने इसके ऊपर उल्टा करके डाल दिया है। उल्टा डालने से ये दोनों इलेक्ट्रोड्स कवर हो जाते हैं। अब आप नीचे देखिए इस सेटअप में, यहाँ पर हम लोगों ने एक सिरा, एक इलेक्ट्रोड को एनोड से और दूसरे इलेक्ट्रोड को हमने कैथोड से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। एनोड और कैथोड हमने देखिए यहाँ पर आगे कनेक्ट कर दिया और बीच में हमने आगे स्विच लगा दिया, और जिसमें कि आगे एक देखिए 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की हुई है। तो बैटरी हमने इसलिए ली हुई है क्योंकि ये प्रोसेस, मैंने आपको कहा ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब था इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी देने के लिए, तभी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। अब वाटर का फॉर्मूला आपको याद होगा। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? वाटर का केमिकल फार्मूला H2O होता है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होगा। एक तरफ ऑक्सीजन रिलीज़ होगा और दूसरी तरफ हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। लेकिन आप ध्यान से यहाँ पर देखिए इस सेटअप में, जब आप इस सेटअप को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो है टेस्ट ट्यूब ये पानी से पूरी तरह से भरे हुए थे। अब ये पानी धीरे धीरे देखिए दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बबल्स के रूप में यहाँ पर देखिए गैस बाहर रिलीज़ हो रही है ना। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, गैसेस बाहर रिलीज़ हो रही है। ये जो गैस है ये गैस ऑक्सीजन की है और ये जो गैस रिलीज़ हो रही है ये गैस हाइड्रोजन की है। एक गैस ऑक्सीजन है इस तरफ और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। तो जैसे जैसे गैस भरती जाती है वैसे वैसे पानी नीचे डिस्प्लेस होता जाता है। गौर कीजिए यहाँ पर जो पानी की हाइट है, ठीक है, यहाँ पर पानी की जो हाइट है वो कितनी है? इस टेस्ट ट्यूब में देखिए पानी की हाइट यहाँ है ना, इतना गैस भर गया, इसने पानी को नीचे पुश किया तो ये ऑक्सीजन इसमें बना, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन बना और इसने पानी को नीचे पुश किया। जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप देखिए पानी ज़्यादा पुश हुआ,
नीचे की तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ, यानी ज़्यादा अमाउंट में जो गैस बन रही है वो गैस क्या है, वो गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ज़्यादा बन रही है और ऑक्सीजन थोड़ी कम बन रही है, लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन बन रही है, इधर हाइड्रोजन बन रही है। ये हम कैसे जानेंगे कि बनने वाली गैस हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है? बनने वाली गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जानने के लिए बाद में हम लोगों को एक टेस्ट कंडक्ट करना है। वो टेस्ट क्या होता है? वो टेस्ट आपको एक ग्लोइंग या एक बर्निंग कैंडल इसके पास लाना है। जैसे ही आप एक बर्निंग कैंडल इसके पास लाएंगे, माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब के पास, एक्सपेरिमेंट के बाद आपको स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्टेडली जो रखा हुआ था सीधा करना है, इतनी सावधानी से कि सिर्फ उसका पानी ही गिरने पाए, गैसेस पूरी तरह बाहर नहीं हो जानी चाहिए। आप अपने फिंगर टिप से उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद टेस्ट के लिए एक बर्निंग कैंडल हमें इसके पास लानी है। जैसे ही आप बर्निंग कैंडल लाएंगे, जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगी वहाँ पर तो बस सिर्फ एक पॉप साउंड ओरिजिनेट होगी। ठीक है, पॉप साउंड जैसे भुट्टा वगैरह मकई वगैरह पकाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, उस तरह की एक आवाज़ आएगी। ठीक है, जबकि जहाँ पर जिस गैस में टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन होगी वहाँ पर वो जो मोमबत्ती है वो और ज़्यादा फ्लेम के साथ ऊपर की तरफ फ्लेम होती हुई वो और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगेगी। तो जिसमें आवाज़ आएगी वो हाइड्रोजन है और जहाँ पर बिना आवाज़ के बर्निंग कंटिन्यू हो जाएगी वो ऑक्सीजन है। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखिए, इस सेटअप में, यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आपके सामने दिया है उसको देखिए। इस सेटअप में देखिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम है ना, जबकि हाइड्रोजन का अमाउंट जो बन रहा है वो ज़्यादा है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो हाइड्रोजन ज़्यादा बन रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम है यानी ऑक्सीजन कम बन रहा है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला देखिए। इसमें हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 2 हैं, यानी हाइड्रोजन जब भी बनेगा तो इसकी रेशियो कितनी होगी? 2, और ऑक्सीजन जब भी बनेगा तो इसकी रेशियो कितनी आएगी? 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर बाय वॉल्यूम आप चेक करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनकी रेशियो कैसी आएगी? 2:1 हमेशा बाय वॉल्यूम। इसलिए हाइड्रोजन हमेशा डबल अमाउंट में बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, जबकि ऑक्सीजन हमेशा सिंगल अमाउंट में बन रहा है, कम बन रहा है। ठीक है, ये लेस बनेगा और ये मोर बनेगा, क्योंकि इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसी है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद भी, ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप कि H2O 2 कंपोनेंट में टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो पॉप साउंड के साथ बाहर आएगा और उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? बाय वॉल्यूम 2 पार्ट होगा। ऑक्सीजन वो बर्निंग को कंटिन्यू करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन कोई साउंड क्रिएट नहीं करेगा। उसके पार्ट, उसकी रेशियो कितनी होगी? बाय वॉल्यूम 1 होगा। जब H2O ब्रेक डाउन होता है तो ये 2 कंपोनेंट में टूटता है ना, एक H दूसरा हिस्सा O। तो H की जो रेशियो होती है वो रेशियो हमेशा बाय वॉल्यूम 2 आती है ना, 2 आएगी। और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी वो हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी। ये हमेशा डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और ये हमेशा सिंगल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, यानी ये ज़्यादा बनेगा और ये कम बनेगा। इसी वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन, इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है और बबल्स ज़्यादा बन रहे हैं। ऑक्सीजन, इसमें डिस्प्लेसमेंट कम है और बबल्स कम बन रहे हैं। ये जो रिएक्शन था जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद, तो ये भी क्या था? एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इसके कंपोनेंट गैसेस को बनाता है। आइए अब आप एक और एक्टिविटी देखिए, ये है एक्टिविटी 1.8। ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपको सिर्फ एक चाइना डिश लेनी है और इस चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड, मात्र 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड को रखना है। सिल्वर क्लोराइड का कलर, जब आप स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं तो इसका कलर बिल्कुल वाइटिश सिल्वर के जैसा होता है। ठीक है, एकदम सफ़ेद, झक सफ़ेद, बहुत सुंदर, जो सिल्वर की ह्यू या शाइन होती है तो एकदम सिल्वर की ह्यू के साथ होता है। ठीक है, इसको आपने थोड़ी देर के लिए यहाँ इस सनलाइट में रख देना है। इस खिड़की के पास या जहाँ से भी आपको सोर्स ऑफ लाइट मिले वहाँ पर इसको सनलाइट के सामने रख देना है। सिर्फ आपको सनलाइट के सामने रखना है। लाइट की फॉर्म में इसको एनर्जी मिलेगी, सन की एनर्जी मिलेगी, और जैसे ही इसको सन की एनर्जी मिलेगी, यहाँ पर आप ये इक्वेशन गौर करिए। ये क्या था? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl। जैसे इसको सनलाइट मिली, सनलाइट की एनर्जी मिली, इट इज़ गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू 2 ऑफ द कॉम्पोनेंट। क्या कॉम्पोनेंट बन रहे हैं? Ag बन रहा है और Cl बन रहा है। ये जो Ag बना, अब इसका कलर वाइटिश सिल्वर की बजाय कैसा हो जाएगा? या क्लोरीन से ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हुआ,
इसके बाद ये सिल्वर क्लोराइड था, ये जैसे ही डिकम्पोज हुआ सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये क्या बना रहा है, AgCl बना रहा है। अब ये जो Ag है ये AgCl से अलग होकर के आया, इसलिए इसका जो कलर है अब वाइटिश सिल्वर नहीं रहा, अब ये वाइटिश सिल्वर आपको नहीं दिखेगा, अब इसकी कलर क्या हो जाने वाली है, अब इसकी कलर ग्रे हो जाएगी, जैसा कि आप इस चाइना डिश में देख रहे हैं। इसकी कलर अपीयरेंस कैसी हो जा रही है, ग्रे हो गई। तो ये जो कलर चेंज आया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag आया और सिल्वर भी उसके साथ रहे, ठीक है। तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन होती है। ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट कौन सा, AgCl, और बाद में इसके प्रोडक्ट कितने आते हैं, एक Ag आता है और दूसरा Cl आता है। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था जो क्वेश्चन नंबर 1.2 में दिया हुआ था। अब देखिए ठीक इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी बिहेव करता है। मान लीजिए आप सिल्वर ब्रोमाइड को AgBr को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये भी ठीक वैसे ही रिएक्ट करेगा और एक रिएक्टेंट था लेकिन ये टूट कर 2 प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, एक Br2 और दूसरा Ag माने सिल्वर और Br का मतलब ब्रोमीन, AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये जो इक्वेशन है 1.23 ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, आप क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इनका इस्तेमाल जो ब्लैक एंड वाइट टाइप की फोटोग्राफी होती है न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया में, वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें किस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। ये बिना एनर्जी के तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखें। और 3-4 तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये हीट के रूप में इस्तेमाल हो रही हो सकता है रिएक्शन में ये लाइट के रूप में आ रही हो सकता है ये रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आ रही हो। जैसे कि अभी आपने ये 1.23 देखा, यहाँ पर ये सनलाइट के रूप में आ रही है, लेकिन आप अगर इस एक्टिविटी को देखें 1.22 जो AgCl का एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पर ये सनलाइट के रूप में आ रही है लाइट, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप इस एक्टिविटी को देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आ रही है। तो ये तीनों ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और तीनों ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन तो होता है रिएक्टेंट का, वो 2 या 2 से 3 प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन ये ब्रेकडाउन बिना एनर्जी के संभव नहीं है, ठीक है। और हाँ, इन सारे रिएक्शंस में चूंकि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी डाली जा रही है, इस वजह से इन रिएक्शंस को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नीचे कुछ और एक्टिविटीज़ दी हुई है जो आप आने वाले वीडियोस में देख पाएंगे और नीचे कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और आप कमेंट करते हैं और आप मैसेज में आप मुझे लिखें कि आप इनके आंसर्स मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं इनकी वीडियो अपलोड करके डाल दूँगी। है, आइए अब आप लोग ये तीसरे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़िए। ये तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है जब किसी चीज़ को उसके वास्तविक स्थान से उठाकर एक नई जगह पर रख दिया जाता है, उसके स्थान को बदल दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट का यही अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 ये एक एक्टिविटी दी गई है 1.9, इसका डायग्राम यहाँ फिगर 1.8 में दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हम लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। यहाँ पर एक दिखाया गया, लेकिन दरअसल आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब और यहाँ आपको टेस्ट ट्यूब रखनी है, ठीक है। ये क्या है, ये कंट्रोल पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वुडन ब्लॉक पर, और ये कंट्रोल सेटअप है। तो 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब का नाम आपने यहाँ पर, इस टेस्ट ट्यूब का नाम आपने A रखा, और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसका नाम मान लीजिए आपने B रखा। तो ये जो टेस्ट ट्यूब A है इसमें भी आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का कलर जैसा आपकी बुक में ये दिया हुआ है, फिरोज़ा ब्लू काइंड ऑफ, बहुत सुंदर कॉपर सल्फेट का कलर एकदम बिल्कुल ऐसा आता है। तो ये टेस्ट ट्यूब भी कॉपर सल्फेट से भरी हुई थी और ये टेस्ट ट्यूब भी कॉपर सल्फेट से भरी हुई है। यहाँ पर स्टैंड के साथ थ्रेड के सपोर्ट से। आइए अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का शाब्दिक अर्थ फिज़िक्स के हिसाब अर्थ से, या इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्थान परिवर्तन। अगर कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस एक जगह से उठाकर उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है या रख दिया जाता है, तो इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जो भी केमिकल इक्वेशन दिखा रहा हो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी की गई है 1.9 में,
इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं। एक तो आपके सामने बना हुआ है किताब में, और दूसरा टेस्ट ट्यूब यहाँ आपको खुद से लेना है। मान लीजिए कि एक दूसरा टेस्ट ट्यूब आपने यहाँ पर बनाया, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब ए है, और जो टेस्ट ट्यूब किताब में बना हुआ है इसको आपने बी मान लिया। आपको टोटल ऑल टुगेदर 3 नेल लेनी है। 3 नेल, 3 का मतलब हो गया कि 2 नेल जो यहाँ आपको दिख रही हैं ऑलरेडी, और 1 नेल आपको यहाँ पर लेनी है। तीसरी नेल यहाँ रखी हुई है, ठीक है। ये नेल आपने यहाँ पर रखी है, तो ये 3 नेल हैं, और इन तीनों नेल पर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। 2 नेल वहाँ आपने रखी हुई है, और ये तीसरी नेल आपने इस टेस्ट ट्यूब में रखी हुई है, ठीक है। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिए। ये 3 नेल मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दी कि ये कहाँ कहाँ है। एक ए टेस्ट ट्यूब में है, और टेस्ट ट्यूब नंबर जो बी है उसमें दरअसल 2 नेल रखी हुई है। और ये जो टेस्ट ट्यूब है ए, इसमें आपको एक तरह का केमिकल भरना है। उस केमिकल का नाम होगा, उस केमिकल का नाम है कॉपर सल्फेट, है ना। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि टेस्ट ट्यूब बी में तो भरा हुआ है, टेस्ट ट्यूब ए में भी आपको भरना है। तो यहाँ पर आपने पूरे टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट भरा। इनिशियली गौर कीजिए कि नेल का कलर कैसा था। नेल का कलर शुरुआत में कैसा था? शुरुआत में नेल का कलर ग्रेइश काइंड ऑफ या स्टील के जैसा इसका कलर शाइन कर रहा था। इसके अंदर थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर इसको लटका कर कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में डिप करके रख देना है, ठीक है। यहाँ पर भी मान लीजिए कि आपने इसको यहाँ पर सस्पेंड करके थ्रेड की मदद से, यहाँ पर कोई स्टैंड था जिसमें आपने इसको टाई करके, यहाँ ये स्टैंड था मान लीजिए, और स्टैंड में आपने इसको लगा करके सस्पेंड किया, लटकाया, और लगभग 20 मिनट के लिए आपको इस सेटअप को रख देना है। 20 मिनट के बाद आपको इन दोनों नल को बाहर निकालना है, ठीक है। जिसमें आपने 1 रखा और जिसमें आपने 2 रखा, उन दोनों को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको गौर करना है कि इसमें कलर, जो आयरन नेल जो डिप की गई थी उसके कलर में क्या चेंज आते हैं। यहाँ देखिए, आयरन नेल शुरुआत में कैसी थी? ऐसी थी, ठीक है। बाद में कैसी हो गई आयरन नेल? अब ऐसी दिख रही है, ठीक है। जो सोल्यूशन आपने रखा था मिक्सचर, वो शुरुआत में कैसा दिख रहा था? शुरुआत में जो टेस्ट ट्यूब ए था वो ऐसा दिख रहा था, है ना, एकदम गाढ़े रंग का। जो टेस्ट ट्यूब ए था उसमें मात्र आपने 1 नेल डाली है, और एकदम गाढ़ा कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इसके अंदर दिख रहा था, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बी में देखिए, यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट आपको दिख रहा था, ठीक। तो टेस्ट ट्यूब ए जो होता है, जिसमें आपने 1 नेल डाली थी, याद रखिए इसमें कितनी नेल डाली थी? 1। और टेस्ट ट्यूब बी में आपने कितनी नेल डाली थी? इसमें आपने नेल डाली थी 2। तो इसमें से 1 नेल बाहर निकाली गई, और टेस्ट ट्यूब बी में से 2 नेल बाहर निकाली गई। जो 1 नेल बाहर निकाली गई उसका कलर कैसा हो जा रहा है? ऐसा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आयरन नेल ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अपने ऊपर डिपॉजिट करा लिया है, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया, और अब वो ऐसी दिख रही है। चूँकि इसमें आपने 1 नेल डाली थी, इसलिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन थोड़ा फीका हुआ है ना। अभी भी कॉपर सल्फेट का कलर दिख रहा है, लेकिन कॉपर सल्फेट सिर्फ नीचे वाली पोर्शन में डार्क रह गया है। जबकि जब आपने शुरुआत की थी एक्सपेरिमेंट की, तो देखिए इसकी हाइट कितनी है, कितना कॉपर सल्फेट एकदम डार्क कलर का यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ से यहाँ तक, है ना, इस जगह से इस जगह तक। लेकिन अब एज अ रिजल्टेंट क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट एकदम डीप कलर का जो हिस्सा रह गया वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रह गया, ठीक है। बाकी पूरा कॉपर सल्फेट इसमें फीका हो गया। क्यों? क्योंकि ये नेल पर डिपॉजिट हो गया। हाँ, लेकिन इसमें 1 नेल थी। बगल वाले टेस्ट ट्यूब को देखिए, टेस्ट ट्यूब नंबर बी, इसमें आपने कितने नेल डाली थी? टेस्ट ट्यूब नंबर बी के अंदर आपने 2 नेल डाली थी। 2 नेल के ऊपर कॉपर सल्फेट जमा हुआ, 2 नेल बाहर निकाली गई। यहाँ फोटो में नहीं दिखाई गई, लेकिन आपको इमेजिन कर लेना है कि 2 नेल बाहर निकाली गई, दोनों के ऊपर कॉपर सल्फेट डिपॉजिट हुआ। इसलिए अब आप मिक्सचर देखिए, इसका रिएक्शन देखिए, ये कितना फीका हो गया, फेंट हो गया, क्योंकि इससे टोटल कॉपर सल्फेट सारे क्रिस्टल सब डिजॉल्व होकर के नेल के साथ बाहर चले गए। इसलिए ये इतना फीका रह गया, क्योंकि कॉपर इससे डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। कॉपर सल्फेट इससे डिस्प्लेस हो गया, कॉपर मुख्यतः बाहर चला गया, इसलिए थोड़ा फीका रंग तो बच गया, लेकिन कॉपर चला गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो चेंजेस आए कि नेल ब्राउनिश हो गई और ये ब्लू कलर फीका हो गया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये रिएक्शन जो यहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को ध्यान से देखेंगे कि दरअसल आयरन नेल की कलर में ये ब्राउन कलर या ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्यों फीका पड़ता है। दरअसल इसकी वजह यहाँ होने वाला केमिकल रिएक्शन है। देखिए Fe
और इसके साथ जो रिएक्टेंट है वो है CuSO4 जो टेस्ट ट्यूब में था। Fe nil हो गया और CuSO4 जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोल्यूशन रखा हुआ था उसका नाम है। तो दरअसल CuSO4 में 2 आयन होते हैं, ठीक है, 2 आयन, एक हो गया Cu और दूसरा हो गया SO4। इन दोनों आयन की प्रेजेंस में ये CuSO4 बना हुआ है, इन दोनों से बना हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों आयन Fe के साथ अपने आप को, ये Cu अपने आप को डिस्प्लेस कर लेता है। डिस्प्लेस कहने का मतलब कि ये Fe क्या करता है, SO4 से कंबाइन हो जाता है और Cu को बाहर निकाल देता है। यहाँ रिजल्ट में देखिए क्या होता है, Fe SO4 के साथ आ गया तो एक नया प्रोडक्ट बन गया, इसका नाम FeSO4 हो गया और Cu अलग हो गया तो Cu बाहर आ गया। Cu मतलब कॉपर, ठीक है, तो कॉपर बाहर आ गया और कॉपर बाहर आने की बजाय कॉपर जो है दरअसल जमा हो गया, नेल के ऊपर जमा हो गया और FeSO4 उस सॉल्यूशन में रह गया। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसमें आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया, किसको, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया SO4 को और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से उसको हटा दिया। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1.25 में ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर कि Zn लिया गया, ये Zn CuSO4 से रिएक्ट कराया गया। CuSO4 फिर ध्यान से देखिए, इसमें 2 आयन है ना, Cu और SO4। Zn क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा Cu को और खुद SO4 से कंबाइन हो जाएगा। जबकि ये जो Cu है ये क्या करेगा, ये Cu बाहर निकल जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो Zn जब CuSO4 से कंबाइन होता है तो वो एक नया कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है जिंक सल्फेट और Cu अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें Zn Cu को रिप्लेस करता है और बाद में अलग कर देता है। इसी तरह से एक और इक्वेशन देखिए जिसका नाम नंबर 121.26 है। यहाँ पर ये लेड है, प्लम्बम CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है। जब ये रिएक्ट करता है तो इसमें भी 2 आयन हैं, Cu और Cl2। तो Pb क्या करता है, Cl2 से कंबाइन हो जाता है और Cu को बाहर कर देता है, ठीक है। यही Cu आप यहाँ पर इक्वेशन में, ये Cu आप यहाँ इक्वेशन में देखते हैं कि ये इस जगह यहाँ पर अलग नज़र आ रहा है, ठीक है। और PbCl2 जो कंबाइन हुए थे वो नए रिएक्टेंट के रूप में सामने आ जाते हैं जो लेड क्लोराइड का रूप लेता है। तो ये सारे जो आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ये सब के सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जिंक और लेड वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं कॉपर की तुलना में, तो इसलिए वो लोग कॉपर को ही रिप्लेस करते हैं। आप सोच सकते हैं कि जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस क्यों करता है, कॉपर जिंक को क्यों नहीं करता, इसलिए क्योंकि जिंक, यहाँ जो जिंक लिया गया और यहाँ जो Pb लिया गया, ठीक है, ये दोनों लेड और जिंक ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से, इसलिए ये लोग कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं, कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ख़ुद उसकी जगह पर आ जाते हैं। आई होप आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अच्छा है, क्योंकि अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हो गया होगा है कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रही होगी लेकिन 2 टाइम हो रही होगी। जैसे यहाँ देखिए 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेना है, एक टेस्ट ट्यूब ये रहा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है और ये आपका सेकंड टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आप देखिए यहाँ पर आपको एक सब्सटेंस, एक सोल्यूशन लेना है सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, ये आपको सोल्यूशन के फॉर्म में लेना है, इस टेस्ट ट्यूब में लिया आपने। इसी तरह से एक दूसरा टेस्ट ट्यूब आपने लिया है, इसके अंदर आपने बेरियम क्लोराइड लिया, ये बेरियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला BaCl2 है, ये आपने लिया। इन दोनों को आपको मिलाना है, ठीक है। देखिए दोनों अलग अलग थे, अब आपको दोनों को मिलाना है और ये दोनों ही जो थे वो शुरुआत में सॉल्यूशन के फॉर्म में थे। जब आपने इसको मिलाया तो यहाँ देखिए टेस्ट ट्यूब नंबर B जिसमें आप इसको डाल रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब नंबर B या नंबर 2 टेस्ट ट्यूब में यहाँ नीचे देखिए प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ पर जैसे दही होती है ना, तो दही के टुकड़े होते हैं, जैसे दही होती है ना, दही के टुकड़े होते हैं, तो ठीक उसी तरह के टुकड़े के रूप में ये यहाँ पर जमा हो जाते हैं। इसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट एक ऐसा वाइट टाइप ऑफ सब्सटेंस है जो इनसोल्युबल इन वाटर होता है। अगर आप इसको उठा करके वाटर में डाल भी देंगे और बहुत ज़्यादा शेक भी करेंगे तो भी ये डिज़ोल्व होने वाला नहीं है। तो जिस किसी रिएक्शन में अगर आपको रिएक्टेंट के रूप में, रिजल्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में प्रेसिपिटेशन मिलता है तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है,
ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने दो सब्सटेंसेस लिए थे। क्या सब्सटेंस था? ये था सोडियम सल्फेट, और दूसरा आपने क्या लिया था? ये लिया था बोरियम क्लोराइड। दोनों को आपने रिएक्ट कराया एक्वस फॉर्म में, यानी दोनों को सोल्यूशन फॉर्म में रखा। जब आपने रिएक्ट कराया तो Na का आयन देखिए, इसमें Na है, SO4 है। BaCl2 को ध्यान से देखिए, इसमें Ba है, Cl है। इनके आयन की आपस में अदला बदली हो जाती है। ठीक है। आयन की अदला बदली का मतलब क्या है? आयन की अदला बदली का मतलब है कि मान लीजिए ये जो Na है, ये जो Na था ये फर्स्ट है, फर्स्ट आयन। ठीक है, ये फर्स्ट आयन, और SO4 सेकेंड आयन। ये Ba मान लीजिए थर्ड था और ये फोर्थ था। तो अब क्या होता है, जब ये इक्वेशन बन रहा है सॉरी, जब ये इक्वेशन के कंप्लीट हो रहा है या इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए Ba के साथ SO4 आ जा रहा है। Ba के साथ SO4 आने का मतलब क्या हुआ कि Na रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पर Ba आ गया। ठीक है, Na2 रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पे Ba आ गया। यानी अब ये एक नया कॉम्बिनेशन आपके सामने आ रहा है जिसमें 1 को 3 ने रिप्लेस कर दिया, सोडियम को Ba ने रिप्लेस कर दिया, और ये अभी BaSO4 के रूप में सामने आ रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, जो Ba रिप्लेस हुआ वो Ba दरअसल कहाँ चला गया, वो Cl के साथ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो Na यहाँ आ गया, Na यानी 1 और ये हो गया 4। ठीक है, तो 1 और 3 ने आपस में अपनी जगह को, अपने स्थान को बदल लिया। दो चीज़ों के स्थान बदले गए, है ना, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुई, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और ये नंबरिंग मैंने आपको समझाने के लिए इस्तेमाल की है। ऐसा सच कोई नंबर नहीं होता, सिर्फ आयन होते हैं जो अपनी जगह को बदल रहे होते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर, और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। वैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट एक तरह की प्रेसिपिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जो कि वाटर में नॉट सोलेबल होती है। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेन की गई है। देखिए, जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है ना, वो BaSO4 का बनता है, और उसमें 2 तरह के आयन रिएक्ट कर रहे होते हैं, एक Ba होता है, दूसरा SO4 होता है। बाकी जो प्रोडक्ट जो दूसरे जगह बन रहे होते हैं, एक तो BaSO4 बना और दूसरा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, NaCl बना। तो NaCl जो होता है वो सोल्यूशन में रह जाता है और BaSO4 यहाँ पर प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाता है। यानी ये जो है ना, ये BaSO4 है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट के रूप में आ गया, और NaCl यहाँ पर सोल्यूशन में ऊपर रह जाता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो जाता है, BaSO4 डिज़ोल्व नहीं हुआ, इसलिए प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे आ गया। इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स की और उनके आयन का एक्सचेंज होता है, 2 बार होता है। ठीक है, दोनों आयन का एक्सचेंज होता है, तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये एक और एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप याद करिए कि लेड नाइट्रेट के साथ जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है तो क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब एक और टाइप ऑफ रिएक्शन देखिए, केमिस्ट्री में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रिएक्शन है जिसको जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसका नाम होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अब ये ऑक्सीडेशन क्या है? देखिए, एनी ऑफ द मेटल इफ़ इट इज़ कंबाइनिंग, जैसे इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, अगर कोई भी मेटल जैसे Cu है, अगर इट इज़ कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, देन इट इज़ मेकिंग अ न्यू वन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये CuO बना रहा है, तो यही जो कॉम्बिनेशन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और भी डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन यही है कि इफ़ देर इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ आपने इसके जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसको देखिए। आपको क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है और इस चाइना डिश में कॉपर का पाउडर लेना है। बुक में मिस प्रिंटिंग है, NCERT की बुक में बहुत सारी मिस प्रिंटिंग है। यहाँ देखिए पावर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि इट इज़ अबाउट कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर जब लिया जाता है तो इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर ऐसा ही जैसा आपको बुक में दिखाया गया, ब्राउनिश होता है। इसको आप इसी तरीके से हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर, और यहाँ पर ये कॉपर का पाउडर इस तरीके से हीट करने के बाद जब ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है, उसके मॉइस्चर में से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये ऑटोमेटिकली इट इज़ चेंजिंग इट्स कलर एंड गेटिंग ब्लैक। ठीक है, ये अपने आप को ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर लेता है। इसकी ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने की वजह क्या है? वजह है फॉर्मेशन ऑफ ये कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक मेटल है, इसकी कोटिंग हो जाती है इस पूरे सरफेस पर, ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस रखा हुआ था। क्या इस रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। ये रिएक्शन देखिए, उसी Cu को
उसी CuO को जब हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, जब उस CuO को हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं और उस CuO से अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, अगर हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन को रिप्लेस किया तो इसने वाटर बना लिया और Cu अलग रह जाता है। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये भी एक तरह का ये रिएक्शन है, लेकिन ये जो रिएक्शन हुआ इसमें ऑक्सीजन की रिमूवल हो गई, है ना, ऑक्सीजन इससे निकल के बाहर चला गया। तो ये जो रिएक्शन हो गया इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से कंबाइन होती है तब तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज़ करता है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लूज़ हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसलिए इसको भी हम लोग कहते हैं ये दरअसल क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन, और ये वाला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आप ज़रा इस इक्वेशन को गौर से देखिए। दरअसल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दीज आर टू रिएक्शंस विच हैपन साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ हो रहे होते हैं। मतलब कहने का कि अगर मान लीजिए कि ये आपके पास एक सब्सटेंस था जिसका नाम था CuO, अगर ये CuO आपने H2 से रिएक्ट कराया तो क्या हो रहा है कि ये O Cu से बाहर निकल जा रहा है और जा कर के CuO जो है वो, ये जो कंपाउंड है ना CuO, ये टूट जाता है और ये क्या करता है, Cu और O में टूटता है, ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है, ठीक है। इट इज़ लूजिंग या रिलीजिंग, रिलीज और लूजेस, ठीक है, लॉस, रिलीज़ करता है या लॉस हो जाता है ऑक्सीजन का, और यही ऑक्सीजन कौन पिक कर लेता है, इसी ऑक्सीजन को झट से आकर के हाइड्रोजन पिक कर लेता है। हाइड्रोजन जैसे इसको पिक करता है तो ये क्या बना लेता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है। तो जिस सब्सटेंस ने, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सब्सटेंस, ये जो केमिकल था जिसका नाम CuO था, ठीक है, ये जो केमिकल था जिसका नाम CuO था, जब ही ये CuO अपने ऑक्सीजन को लूज़ करता है और इस ऑक्सीजन को कोई और पिक करके एक नया कंपाउंड बना लेता है, जब इसका लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तब हम लोग इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, तब इसको कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बुक में, ये रिडक्शन रिएक्शन है। कब, जब लॉस होगा ऑक्सीजन का, याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीजन रिलीज़ होगा या लॉस होगा तो ये कैसा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। जबकि ऑपोजिट साइड यहाँ देखिए, ये जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, जा कर के पिक कर लिया, इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को जा कर के तुरंत से अपने आप से कंबाइन कर लिया और क्या बना लिया, ये H2O बना लिया। तो बिकॉज हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, इस ऑक्सीजन को ये अब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने पास ला रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी आप यहाँ ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। साथ साथ इसलिए क्योंकि अगर इसने ऑक्सीजन रिलीज़ किया तो कोई तो होगा जो ऑक्सीजन को रिसीव करेगा, ये दे रहा है, यहाँ से लॉस हो रहा है, लेकिन कोई होगा जिसने गेन किया होगा, तो इसलिए एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। इसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इस तरह के इक्वेशन के, जैसे ये देखिए, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है ZnO एंड C का। ZnO और C के एग्जाम्पल में ये जो ऑक्सीजन है ये आगे जा कर के C से कंबाइन हो जाता है ना, तो ये Zn और CO बन जाते हैं। इसी तरह MnO2 4HCl, यहाँ पर क्या होता है, HCl में से हाइड्रोजन निकल जाता है, यहाँ देखिए Cl रह गया, यानी हाइड्रोजन इसका लॉस हो गया, इससे हाइड्रोजन निकल जाता है। अच्छा हाँ, एक और एडिशन करनी है यहाँ पर कि जब कभी भी, ये देखिए एक और स्टेप है ना, एक और डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का। यहाँ देखिए, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का गेन होता है, या ऑक्सीजन का गेन तो आप समझ गए, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, तब भी उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। दो चीज़ें हैं, अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये जो HCl है इसमें से हाइड्रोजन का लॉस हो गया और ये सिर्फ Cl रह गया, तो अगर हाइड्रोजन का लॉस हो गया तब भी इसको ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है, ठीक है। और ये जो MnO2 था, ये MnO2 में से O का ये O रिमूव हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और ये MnCl2 बनाता है। तो अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए तब उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। आमतौर पर दोनों साथ ही होते हैं और इन रिएक्शंस को कंबाइंडली
रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में कहा जाता है। ठीक है, तो वो कुछ एग्जाम्पल थे। अब आइए, क्या आपने अपनी डेली लाइफ में कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फील किया है? हम सभी ने फील किया है, लेकिन हम लोगों ने कभी साइंटिफिकली उसके बारे में, उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचा नहीं। क्या आपने ऑब्ज़र्व किया है? देखिए, मैं यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल के बारे में बताने जा रही हूँ, जहाँ पर आप समझ पाएंगे कि ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के जो इफ़ेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे ऑक्सीडेशन का इफ़ेक्ट, ये हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी विटनेस करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल लीजिए कोरोजन का। कोरोजन यानी जंग लगना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो रस्ट की जो फॉर्मेशन है या रस्ट जो बनती है, जंग जो बनती है, उसकी कारण क्या है? तो रस्ट का बनने का कारण होता है कि जब कभी भी किसी मेटल क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कॉपर है, मान लीजिए Ag है, और इसी तरह से कोई और मेटल, ठीक है, तो Cu है, Ag है, इस तरह से कोई मेटल है। अगर ये मेटल बाहर एटमॉस्फेयर में रह जाता है, अगर ये एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ रह जाता है, तो इन सब के ऊपर मॉइस्चर का कांटेक्ट होता है, और मॉइस्चर का कांटेक्ट होने पर क्या करते हैं ये सारे मेटल, ये अपने अंदर एक सब्सटेंस को अब्जॉर्ब करते हैं। वो सब्सटेंस क्या होती है? मान लीजिए Cu है, ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। इसी तरह से मान लीजिए Ag है, ये भी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं, मैं इसको बैलेंस करके लिख देती हूँ, ये बनाते हैं CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ये बनाएगा AgO, ठीक है, 2AgO, ये बनाएगा 2CuO। तो ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ये AgO बना रहा है, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड बना रहा है। इस वजह से क्या होता है, सिल्वर के जितने भी सामान आपने देखे होंगे, जितनी भी ज्वेलरी, स्टैच्यू, कॉइन देखा होगा, बिगिनिंग में जब भी आप शॉप से निकालते हैं, जब भी वो पैक रहती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं रहती, तभी उसकी शाइन कैसी सिल्वरी होती है, एकदम झक सफ़ेद, उसका अपना चमक होती है। लेकिन जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, ये एक नया कंपाउंड बन जाता है, और इसकी कोटिंग उस Cu के ऊपर आ जाती है, और अब Cu या Ag, उसका जो ओरिजिनल कलर था वो ख़त्म हो जाता है, और उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है। वो लेयर किस चीज़ का होता है? इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, ठीक है, रस्ट माने जंग। तो ये रस्ट की लेयरिंग हो जाती है, और रस्ट क्या करता है, उसकी शाइनिंग को ख़त्म कर देता है। और यही रस्ट बाद में जब अगर आप इसको हटाने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, ये रस्ट तो हट जाएगा, लेकिन ये साथ में क्या होगा, उसकी लेयर को लेकर के चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कॉइन था, ठीक है, ये कॉइन था सिल्वर का, और अगर आपने सपोज़ करिए कि ये सिल्वर का कॉइन था, और इस सिल्वर के कॉइन को अगर आपने यहाँ इसके ऊपर रस्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये रस्ट सिल्वर की कलर का तो नहीं होगा, लाइट कोरोजन के एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आप एक कॉपर की कॉइन लेते हैं, ठीक है, कॉपर की कॉइन का साइज़ स्टार्टिंग में ऐसा होता है, इतना होता है, और बाद में जब हम लोग उसको एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने देते हैं, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, ठीक है, ग्रीनिश कलर, वो टार्निश हो जाता है, और ये ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, ठीक है। कॉपर का कलर स्टार्टिंग में ब्राउन था, स्टार्टिंग में वो किस कलर का था, वो ब्राउन कलर का था, लेकिन अब उसकी कलर कैसी आ रही है, अब उसका कलर, ये उसके ऊपर ऐसी ये ग्रीन कलर की लेयर आ रही है। अब अगर आप इस ग्रीन कलर को रिमूव करते हैं, है ना, देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, ग्रीन कलर अगर आप रिमूव करते हैं, जो कि हो जाएगी, जब आप इस ग्रीन कलर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तब जो बच जाएगा, है ना, उसके बाद जो मटेरियल आपके पास बच जाए, उस रस्ट को छुड़ाने के बाद, उसको हटाने के बाद, तो वो जो एरिया आपके पास होगा, वो एक बहुत स्मॉल एरिया बच जाएगा। उसको झाड़ने के बाद उसमें मेटल का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है, मेटल जो होता है वो बहुत छोटे साइज़ का रह जाता है, बस आपके पास इतना छोटा सा मेटल रह गया। पहले कितना बड़ा था, इतना बड़ा मेटल था आपके पास, और अब आपने इसके रस्ट को जब रिमूव किया तो ये कितना बड़ा रह गया, छोटा सा रह गया। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसमें लॉस ऑफ मेटल हो गया, है ना, जो भी मेटल था आपका वो कोरोड हो गया, और कोरोड होने की वजह से बहुत सारा अमाउंट ऑफ मेटल इसी तरीके से लॉस हो जाता है। कोरोजन की वजह से
जितने भी मेटल है, मेटालिक बॉडी है, कार बॉडी है, ब्रिज है, आयरन रेलिंग है, शिप्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके सब तो मेटल के बने होते हैं, ज़्यादातर उनमें आयरन ही होता है। और आयरन के साथ ये कोरोजन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमेशा एनर्मस अमाउंट ऑफ मनी इसको रिप्लेस करने में हमारी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, कोरोजन के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए एक और फिनोमेना जो हमारे आसपास होती है जिसको हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिडिटी का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टापन, बासीपन या विकृत गंध आना। ठीक है, कभी बार जो हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं अगर वो लंबे समय के लिए छूट जाती हैं तो आप देखिएगा उसका जो स्मेल होता है या उसकी जो टेस्ट होती है उसमें अगर फैट या ऑयल, कोई मिक्सचर, कोई भी तरह का पैक्ड आइटम, चिप्स वगैरह अगर बहुत दिनों के लिए रखा रह जाए कंटेनर में, बार बार कंटेनर खुलता बंद होता रहे, तो धीरे धीरे उसका जो फैट और ऑयल है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका स्वाद एक तरह का उसका खटवास, मतलब खट्टा सा खराब सी गंध उसमें आ जाती है जो हम लोग बासी समझते हैं, फिर हम लोग उसको नहीं खाते। इसको रैंसिड होना कहते हैं और स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है। जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो अपने उत्पाद को बेचने के लिए उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं तभी वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रुकती है। आपने ध्यान दिया होगा जितने भी चिप्स की कंपनियां होती हैं वो अपने चिप्स बैग को फ्लश करती हैं, उसमें एक गैस भरी रहती है। हम लोग कहते हैं ना कि चिप्स में चिप्स से ज़्यादा तो गैस ही भरी रहती है। उसकी वजह है कि उसको किसी भी तरह से ऑक्सीडेशन से रोकना है और उसको रोकने के लिए उसमें एक सब्सटेंस ऐड किया गया, उसका नाम है नाइट्रोजन, जो चीप कॉस्टिक में अवेलेबल हो जाती है कंपनियों के पास। और वो लोग जो बैग है, चिप्स बैग या कोई भी फूड कंटेनर, उसके बैग को नाइट्रोजन से फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और चिप्स को ऑक्सीडाइज या उसमें जो ऑयल, रिफाइंड ऑयल, फैट वगैरह यूज़ हुई है उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है और वो रैंसिड नहीं होने पाता। तो रैंसिडिटी की फिनोमेना से बच जाता है तो उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, अदरवाइज़ वो फूड आइटम खाने के लायक नहीं रह जाता। तो ये जो रैंसिडिटी की आपने फिनोमेना अपने आसपास होती हुई देखी है, ये जो आपने कोरोजन की फिनोमेना अपने आसपास होती हुई देखी है, कोरोजन किन किन मेटल में आपने देखा? कोरोजन आपने लगभग सभी हैवी मेटल में देखा होगा, सिल्वर में देखा होगा, है ना, कॉपर में देखा होगा। इसके अलावा आपने अभी सबसे ऊपर जो एक एक्सपेरिमेंट किया था सिल्वर, चलिए इन दोनों की बात मैं कर रही हूँ। आयरन तो आप जानते ही हैं, आयरन कर्नेल आपने लिया था, एक एग्जाम्पल था। इन तीनों में भी इनका भी ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इनका भी ऑक्साइड बनता है, इनका भी कलर AgO बन जाता है, CuO बन जाता है, FeO बन जाता है, इनका ऑक्साइड बन जाता है और आगे जा कर के मॉइस्चर से मिलके ये सब रस्ट बनाते हैं। तो रस्ट बनने से भी प्रॉब्लम है। वो भी क्या है? दरअसल एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन ये वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो आज आपने इन सभी के बारे में जाना। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो इन पर बेस्ड हैं, ये अब आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और ये सभी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप नोट कर लीजिए, रिवीजन में आपके काम आएंगे। अब आगे एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें टोटल मैं देख रही हूँ कि टोटल लगभग 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, डिस्कस करते हुए एक वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, रिप्लाई करें। ठीक है, या आप कैसी वीडियो चाहते हैं कि मैं उसमें क्या डिस्कस करूं, आप इसके बारे में भी अपनी कमेंट दे सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें, इससे अपने ज्ञान की समृद्धि करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। बाय।